हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो अपन लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने कक्षा 9 की जो किताबें हैं, जो कक्षा 9 की किताब थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर 7 चैप्टर थे वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में कक्षा 10 के अंदर हमने शुरुआत करी थी अध्याय फर्स्ट के साथ में, और अध्याय फर्स्ट के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर के जो अलग अलग मत दिए गए हैं इतिहासकारों के द्वारा, वहां तक अपन ने बात कर ली थी। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के अंदर जो प्रमुख राजपूत राजवंश है उनका परिचय, उनके बारे में अपन जानेंगे। और इसमें जो है कुछ विशेष जो महत्वपूर्ण राजा रहे हैं जिन्होंने कुछ उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि आप सभी लोग जानते हैं जो है लैब असिस्टेंट की भर्ती अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। बाकी सभी भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आ चुकी है, थर्ड ग्रेड की बहुत ही जल्दी आने वाली है। साथ ही साथ अपना ये जो साल है 2024 ये भी पूरा हो चुका है। अब एक दिन का और समय रहा है उसके बाद में। तो इन सभी चीजों को लेकर के मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, है ना। भर्तियों का लेकर के, आगे की रणनीति को लेकर के, 2025 में किस प्रकार से हम आगे पढ़ाई वगैरह सभी चीजों को लेकर एक बार जो है अपन रूटीन में आ जाते हैं। आप भी जानते हैं कि बीच में 3-4 दिन क्लास नहीं आ पाई है, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, राजस्थान से बाहर अपने पड़ोसी राज्य गुजरात में कहीं जो है भ्रमण पे थे हम। ठीक है, चलो तो अभी बात करते हैं अपने चैप्टर की, बाद में आगे की बातें कर लेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का अपन परिचय पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। प्रतापी मतलब जो ख्याति प्राप्त है, जो विशेष है कुछ, उनके बारे में। ठीक है, महाराणा प्रताप से यहाँ पर प्रतापी वर्ड को नहीं लाया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गुहिल वंश और इस वंश के कुछ प्रमुख प्रतापी शासकों के बारे में बात करेंगे। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और इनके आसपास का जो क्षेत्र था, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो पहले मेवाड़ कहलाता था। क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था। और इस मेवाड़ पर जो है गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया है। और इस वंश का जो पूरा ये गुहिल वंश है, इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक हुए हैं एक गुहिल। कौन हुए हैं? गुहिल नामक एक शासक हुए हैं। और उन्हीं गुहिल के नाम पर जो है इस वंश का नाम पड़ा गुहिल वंश। ठीक है, गुहिल वंश की जो उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में कई प्रकार के अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर अबुल फजल, कौन? अबुल फजल इन्हें क्या बताते हैं? तो अबुल फजल इन्हें ईरान के शासक हैं नौशेखा। क्या? नौशेखा, उन नौशेखा से संबंधित बताते हैं। तो अबुल फजल ये कहते हैं कि जो ये गुहिल वंश है ये ईरान के शासक है नौशेखा, उनसे संबंधित है, यानी उनके वंशज हो सकते हैं। वहीं पर कर्नल जेम्स टॉड जो है वो इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड किससे संबंधित मान रहे हैं? जो वल्लभी है उस वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं गुहिल वंश को। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें नैन्सी की और मुनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा की, तो गोपीनाथ शर्मा और मुनोत नैन्सी जो है वे इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। तो गुहिल वंश को ब्राह्मण कौन बता रहा है? तो मुहनोत नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा। क्लियर? इसके बाद में डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा की अगर बात करें, तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का मानना है कि 566 ईस्वी में, कब? 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने जो है अपना शासन स्थापित किया। और गुहिल के बाद में मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था, जिसे बप्पा रावल के नाम से भी जानते हैं।
तो गुहिल वंश की शुरुआत हो रही है अब। और गुहिल वंश ने कहां पर शासन किया है? मेवाड़ पर। मेवाड़ में कौन कौन सा क्षेत्र आता है? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये जो गुहिल है इनके बारे में अलग अलग मत है, जिसमें अबुल फजल कहते हैं कि ये ईरान के नौशेखा से संबंधित है। तो कंदरल जेम्स टॉड कहते हैं ये वल्लभी से संबंधित है। नैन्सी और हमारे गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण से संबंधित है। वहीं पर अगर बात करें गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी कहते हैं कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने जो है शासन स्थापित किया था। और गुहिल के बाद में मेवाड़ के शासक बनते हैं बप्पा, ठीक है। चल, इसके बाद अब बात करेंगे अपन गुहिल के बारे में। तो ज्यादा जो है हमें जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो द्वितीय शासक हुए हैं बप्पा रावल, उनके बारे में बात करते हैं। तो बप्पा रावल का जो शासनकाल है वो 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब 566 के आसपास अगर गुहिल है, तो गुहिल का शासनकाल फिर जो है पप्पा रावल का तो 734 से बता रहे हैं, तो इसके बीच में जो है फिर कहीं और भी राजा हुए होंगे। लेकिन डॉक्टर जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है वो ये बताते हैं कि भाई बप्पा ही हुए, ठीक है। अब बप्पा के बारे में बात करें तो राज्य प्रशस्ति, ठीक है, उस राज्य प्रशस्ति के अनुसार बप्पा 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौरी, चित्तौड़ के शासक कौन है? मान मौरी को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया। तो राज्य प्रशस्ति जो है, उस राज्य प्रशस्ति के अंदर अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि चित्तौड़ के शासक है मान मौरी, उनको 734 ईस्वी में हराया और चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? बप्पा रावल ने किया। और बप्पा की राजधानी नागदा थी। कौन सी राजधानी थी? नागदा राजधानी थी। तो मेवाड़ की राजधानी जो पहली मिलती है वो है नागदा, ठीक। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग नाथ जी का मंदिर, जो आज भी है, ठीक है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी जिसे लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया था लकुलिस या एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण? बप्पा रावल ने, ठीक है। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम जो है वो काल भोज मिलता है। वास्तविक नाम क्या मिलता है? काल भोज मिलता है। कौन बता रहा है? ये ओझा जी बता रहे हैं। बप्पा काल भोज की उपाधि थी। जो ये बप्पा शब्द है, ये जो है काल भोज को एक उपाधि प्राप्त हुई थी, वो है। बप्पा कोई नाम नहीं है, ठीक है। वीर विनोद, वीर विनोद एक ग्रंथ है, उसके रचनाकार है श्यामल दास जी। और श्यामल दास जो है वो लिखते हैं कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु एक खिताब था, एक उपाधि थी। और ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। और इसीलिए इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य। कौन हुए हैं? सीवी वैद्य जो है उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, फ्रांसीसी सेनापति था, जिसने क्या करा था? तो यूरोप के अंदर सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो इससे कौन तुलना कर रहा है? सीवी वैद्य है, जो बप्पा रावल की तुलना या कालभोज की तुलना किससे कर रहे हैं? चार्ल्स मार्टेल से। और चार्ल्स मार्टेल है कौन? तो ये फ्रांसीसी एक सेनापति है जो यूरोप के अंदर सबसे पहले मुसलमानों को परास्त करता है। कौन? चार्ल्स मार्टेल। और अगर हम बात करें हमारे हिंदुस्तान के रेस्पेक्ट में, तो हिंदुस्तान के अंदर चार्ल्स मार्टेल किसे कहा गया है? बप्पा रावल को। क्योंकि बप्पा रावल ही है, जब चित्तौड़ के ऊपर विदेशी आक्रमण हुआ तो उस विदेशी आक्रमण को चुनौती देने का कार्य किसने किया? बप्पा रावल ने किया। और उन्हें जो है विदेशियों को कहां तक खदेड़ा था? तो सिंध तक खदेड़ने का कार्य भी किसने किया है? बप्पा रावल ने किया है। और बप्पा रावल को एक नाम नहीं है, ये उपाधि है। नाम क्या मिलता है? कालभोज मिलता है, ठीक। ये इस प्रकार से बप्पा रावल का आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अब आप जो है इनके बारे में और भी कहीं से कोई लाइन पढ़े तो आप जरूर जो है अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक।
बप्पा रावल के बाद में जेत्र सिंह आते हैं। कौन आते हैं? जेत्र सिंह, जो कि है 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है 734 ईस्वी के आसपास हुए हैं बप्पा रावल। उसके बाद में सीधा 1200 पर अपन आ रहे हैं, तो बीच में लगभग जो है 500 वर्षों का गैप है ना। तो लगभग 500 वर्षों में क्या कोई राजा वगैरह नहीं हुए? हुए होंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे उनके उपलब्धि के कार्य रहे होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उनका इतिहास हमें जो है अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अब सीधा अपन पढ़ेंगे जेत्र सिंह के बारे में। और जेत्र सिंह का जो है इतिहास 1213 से लेकर 1253 तक मिलता है। गुहिल के एक वंशज हुए हैं जेत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अब देखिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ बन गई। पहले कौन सी थी? नागदा। नागदा से अब कौन सी आई है? चित्तौड़ आई है। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो 1227 में भूताला के युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ? भूताला का युद्ध हुआ। कब? 1227 में। और इस भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान हैं इल्तुतमिश। उस इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। किसने? जेत्र सिंह ने। जिसका वर्णन मिलता है हमें जय सिंह सूरी। किसके? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन। कौन सा? हमीर मद मर्दन एक ग्रंथ है जिसे जय सिंह सूरी ने लिखा है। उसके अंदर वर्णन मिलता है किसका? इल्तुतमिश की सेना हार जाती है 1227 में, जो बुताला का युद्ध होता है उसमें। ठीक है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान जो राजा हुए हैं वो जेत्र सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। और ये कौन लिख रहा है? तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा लिख रहे हैं जेत्र सिंह की प्रशंसा में। ठीक है, क्लियर। तो जेत्र सिंह 1213 से लेकर 1253 तक, और ये जो है इल्तुतमिश की सेना को हराते हैं, जो दिल्ली के अंदर गुलाम वंश का एक शासक हुआ है। कब हराते हैं? तो 1227 में। और इसका वर्णन जो है जय सिंह सूरी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है हमीर मद मर्दन। तो ये भी याद रखें कि हमीर मद मर्दन किसने लिखा है? तो लिखा है जय सिंह सूरी ने। ऐसे ही पीछे आया था वीर विनोद। तो वीर विनोद किसने लिखा है? तो कवि राजा श्यामल दास जी ने लिखा है। ठीक, चलिए इसके बाद में रावल रतन सिंह कौन आते हैं? तो रतन सिंह। अब हम बात करेंगे रावल रतन सिंह की। क्लियर। तो रावल रतन सिंह जो है इनका कार्यकाल 1302 से लेकर 1303 ईस्वी के आसपास बताया जा रहा है। बहुत ही कम समय रहा इनका। ठीक है, रतन सिंह की बात करें तो रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर रहा है 1303 में। क्या आक्रमण का सामना करना पड़ा? किसको? रावल रतन सिंह को। और जिसका कारण था अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है पद्मावत। कब लिखी गई है पद्मावत? 1540 ईस्वी में। जबकि ये बात का इस समय की लिख रहे हैं तो 1303, लगभग 200 साल पुरानी बात मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के अंदर लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है। ठीक है, तो अब जो ये पद्मिनी की पूरी स्टोरी आप लोगों ने सुनी भी होगी, इसके ऊपर पूरी पिक्चर भी आ चुकी है, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने मूवी देखी भी होगी, है ना। तो इस के अंदर जो है आपका जो ये अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करना या मेवाड़ पर आक्रमण करने का उसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि जो रावल रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, उसे प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। कौन से मत को? इसी मत को कि भाई जो है ये आक्रमण किसकी वजह से हुआ, किसको प्राप्त करने के लिए हुआ? पद्मिनी को। ऐसा लिख कौन रहा है? तो 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी लिख रहा है। ठीक है,
फिर अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल। ठीक है, तो रावल रतन सिंह के साथ में कौन है? गोरा और बादल, ये दोनों वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए। तथा रानी पद्मिनी ने फिर क्या करा, जब इन्हें पता चला कि रावल रतन सिंह जो है ये जो है युद्ध भूमि के अंदर लड़ते हुए जो है अपनी क्या हो गए हैं, तो आपका ये हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं या शहीद हो चुके हैं। तब पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ में जो है जौहर कर लिया। अब ये जौहर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो है आग का पूरा एक कुंड लगा दिया जाता है, आग लगा करके मतलब, और फिर उस आग के अंदर जिंदा जब कोई महिला अपने पति के प्राणों उत्सर्ग के बाद, यानी किसी के पति वीर गति को प्राप्त हो गया, उसके बाद में जब महिला उस आग के अंदर कूद करके अपने आप को जो है मौत के घाट उतार दे, अपने आप को जो है वीर गति को प्राप्त करवा दे, तब जो है उसे जौहर कहा जाता है। ठीक है, तो जौहर कर लिया था और कितनी महिलाओं के साथ किया था? 1600 महिलाओं के साथ किया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार है उस समय पर अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी तो 1540 में लिख रहे हैं, लगभग 200 साल के बाद में। लेकिन हमारे अलाउद्दीन खिलजी के ही जो समकालीन शासक है, समकालीन जो आपके इतिहासकार हुए हैं, वो है अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो भी जो है सम्मिलित हुआ था किस इस युद्ध के अंदर, और उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह, क्या? खजाइन उल फुतूह जो ग्रंथ है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, उसमें इस आक्रमण का वर्णन किया है। और अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खा, कौन? खिज्र खा, ठीक है, उसका पुत्र है अलाउद्दीन का खिज्र खा, उस खिज्र खा को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया। प्रशासक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, उसको संभालने के लिए। और चित्तौड़ का नाम करा था खिजराबाद। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद नाम कर दिया था चित्तौड़ का, और खिज्र खा को जो है वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। और रतन सिंह मेवाड़ के जो गुहिल वंश है, उस गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक हुआ है। ठीक है, तो रावल रतन सिंह जो है मेवाड़ के अंदर जो गुहिल वंश चल रहा था, उस गुहिल वंश की जो रावल शाखा थी, उसका अंतिम शासक कौन है? तो रावल रतन सिंह है। यही जो है अंतिम शासक है मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रावल रतन सिंह है वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये जो है आपने इनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद में राणा हमीर जो है वो शासक बनते हैं 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक। कौन है? तो राणा हमीर। ठीक है, हमीर मद मर्दन ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? तो जय सिंह सूरी ने लिखा है। ठीक है, और राणा हमीर जो है वो 1326 से लेकर 1364 तक इनका कार्यकाल रहता है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। ठीक है, तो सिसोदा नामक एक ठिकाना है, वहां के जागीरदार है हमीर, उन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर जो है अधिकार किया और गुहिल वंश की जो है एक दूसरी शाखा, जिसे अपन सिसोदिया शाखा कहेंगे, उसकी पुनर्स्थापना की। ठीक है, सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया, क्या? सिसोदिया कहा गया। और सिसोदिया जो है एक राजपूतों की एक शाखा कह सकते हैं जो आज भी चलती है, और मेवाड़ के अंदर कई सिसोदिया वंशज आज भी हैं। ठीक है, तो राणा हमीर जो है वो सिसोदिया शाखा का पहला शासक है। और हमीर के दादा है लक्ष्मण सिंह, अपने पुत्रों के साथ में अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते थे, क्योंकि रावल शाखा जो है वो रावल रतन सिंह के साथ ही समाप्त होती है, और उसके बाद में राणा हमीर बनते हैं शासक, और राणा हमीर जो है वो सिसोदिया शाखा को शुरू करते हैं। ठीक है, हमीर को मेवाड़ के उद्धारक के
रूप में या उसकी संज्ञा दी जाती है। उद्धारक की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि आप भी जानते हैं कि रावल रतन सिंह के बाद में जो है कोई नया शासक आकर के इस पूरे मेवाड़ को आगे बढ़ा रहा है, तो वो है राणा हमीर। इसीलिए इनको जो है संज्ञा दी जाती है मेवाड़ के उद्धारक। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य यानी विकट आक्रमण में विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को एक शेर के समान दहाड़ते हुए और एक शेर के समान मजबूत बलवान शो करना या प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, तो उसे ही जो है अपन विषम घाटी पंचानन कह रहे हैं की संज्ञा दी गई है राणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है उसके अंदर। तो राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन जो उपाधि दी गई है वो राणा कुंभा की एक कीर्ति है, सॉरी एक रचना है जो कि है कीर्ति स्तंभ। उस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ये देखने को हमें मिलता है। हमीर ने सिंगोली जो कि बांसवाड़ा के अंदर है के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की जो सेना थी उसे परास्त किया था। किसने? राणा हमीर ने किसकी सेना को हराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। कहां पर? तो बांसवाड़ा के अंदर एक गांव है सिंगोली, वहां के युद्ध में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो हैं इस चीज को समझ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं महाराणा लाखा। ठीक है, कौन आ रहा है अब? तो महाराणा लाखा की अपन बात करते हैं। ठीक, तो महाराणा लाखा जो है इनका कार्यकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक रहता है। इनके बीच में भी कई छोटे मोटे शासक हुए हैं, लेकिन अपन इस किताब के अनुसार पढ़ रहे हैं, इसलिए इस किताब में जो प्रमुख शासक दे रखे हैं हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और आपसे भी निवेदन रहेगा कि जो यहाँ पर शासक का नाम आ रहा है उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप और कहीं से पढ़ रहे हैं तो पढ़ें। बाकी ऐसे नहीं कि बार बार जो है नई नई चीजें पढ़ेंगे तो कोई फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन में लाओ तो याद हो जाएगी। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितियों के वंश यह विवाह जो है लाखा के साथ में संपन्न हो गया। अब ये कैसे लाखा के साथ में संपन्न होता है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है कॉमेडी सीन टाइप का है। क्या हुआ था देखिएगा। बात ये थी कि राणा लाखा जो है वो अपने दरबार के अंदर बैठे हुए हैं और जो इनके पुत्र हैं चुंडा वो अंदर कहीं पर जो है बैठे थे या कोई कार्य में व्यस्त होंगे। उसी दौरान मारवाड़ के शासक हैं रडमल, उस रडमल की जो एक बहन है वो कुंवारी है हंसाबाई, और मारवाड़ के शासक रणमल जो है वो अपनी बहन हंसाबाई का जो विवाह करवाने के लिए अपनी तरफ से एक इनविटेशन जो है वो भेजते हैं, या ये कह सकते हैं कि सूचना के रूप में यह भेजते हैं एक व्यक्ति विशेष को, इनके सूचना वाहक को। वो जैसे ही राणा लाखा के दरबार में पहुंचता है तो राणा लाखा दरबार में बैठे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ। तो वो जो संदेश वाहक था वो कहता है कि मैं शादी का संदेश लेकर के आया हूं। क्या लेकर आया हूं? शादी का संदेश, यानी ब्यावरो न्यूतो लेन आयो हूं। क्या बोलता है? ब्यावरो न्यूतो, यानी कि जो ब्याव है, ब्याह है, विवाह है, उसका भाई इनविटेशन लेकर आया हूं। अब राणा लाखा हंसते हुए ये कहते हैं कि इस उम्र में मेरे से शादी करने को कौन तैयार है, मेरे से कौन शादी करेगा। और जब ये बोलते हैं कि भाई मेरे से शादी कौन करेगा, तो राणा चुंडा जो है जिनके लिए ये इनविटेशन आया था, उनके पुत्र के लिए इनविटेशन था, लेकिन उन्होंने मजाक में कह दिया कि भाई मेरे से इस उम्र में अब कौन शादी करेगा। तो राणा चुंडा ने फिर जो है हंसाबाई से शादी नहीं करी और फिर रणमल को जो है अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किससे करवाना पड़ा था? तो राणा लाखा से ही करवाना पड़ा। इस प्रकार से राणा लाखा की शादी जो है हंसाबाई से होती है, वो भी एक बहुत बड़ी उम्र में लगभग। ठीक है, इस विवाह के साथ फिर क्या हुआ? तो अब रणमल के भाई जो है इसने रिश्ता भेज दिया, अब एक्सेप्ट कर लिया राणा लाखा ने,
तो रणमल अब मना तो नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक शर्त रखी गई इस विवाह में, और वो शर्त क्या थी? तो इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही बनेगा। मतलब अब रडमल ने यह शर्त रखी कि मैं राणा लाखा की शादी मेरी बहन हंसाबाई से करवाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन पर कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा, हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। और जिसे राणा लाखा के योग्य पुत्र जो चुंडा है, जिसकी शादी के लिए ये निमंत्रण आया था, वो योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा, और चुंडा को इसीलिए राजस्थान का भीष्म पितामह, क्या भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस, जो जावर की माइंस है जो उदयपुर के अंदर है, जब आप उदयपुर से अहमदाबाद हाईवे की तरफ निकलते हैं तब बीच में आती है। तो राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, और जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिचोला झील का जो है निर्माण करवाया था। तो उदयपुर के अंदर जो पिचोला झील है, उस पिचोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। किस समय पर? तो राणा लाखा के ही समय पर यह हुआ था। तो राणा लाखा की शादी रणवल की बहन हंसाबाई से होती है, और उसमें यह शर्त रखी जाती है कि जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। इसीलिए राणा चुंडा को जो है राज्य अधिकारों से वंचित होना पड़ता है, और इस वजह से फिर जो है राणा चुंडा को राजस्थान के अंदर भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। और राणा लाखा के समय ही जावर माइंस से चांदी और जो हमारा के शीशा है वो बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, और चांदी और शीशे के अधिक मात्रा में निकलने से आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है। और इसी समय पर जो बंजारा है वो पिचोला झील का निर्माण करवाता है। तो ये थे हमारे शासक राणा लाखा। इसके बाद में अगले जो मेवाड़ के शासक बनते हैं वो है मेवाड़ के शासक महाराणा मोकल, जो हंसाबाई और राणा लाखा के पुत्र हैं। इनके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होगी। अब आपकी क्लासेस अभी कंटिन्यू आती रहेगी, बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करें, है ना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।